हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर और जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है जो आपके बिहार बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का ये प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और इसे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखकर ही आप एग्जाम में बैठने जाना, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं इसी तरह वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, इसरो किससे संबंधित है? तो इसरो जो है आपके स्पेस रिसर्च से संबंधित है। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को आपका स्थापना हुआ था आपके बेंगलुरु में। और इसका इस सवाल पूछा जाता है कि इसके वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष आपके एस सोमनाथ हैं। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 15 फरवरी, 8 अगस्त या ऑप्शन डी आपका 5 जुलाई। तो आप सबको पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। वही बात की जाए सबसे पहले कब मनाया गया था, तो 1972 में आपको मनाया गया था। 5 जून 1972 में पहली बार आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस कवि ने कविताओं को किताब की मधुशाला लिखी थी? आपको बताना है कि किसने मधुशाला जो किताब है कविताओं को किसने लिखा था, आपको बताना है। ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, रविंद्रनाथ ठाकुर, मक्खनलाल चतुर्वेदी या ऑप्शन डी आपके मुंशी प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिखी थी। पूरा फुल नेम था कविता का, क्या भूलूं क्या याद करूं, आपके हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई थी। वही बात की जाए रविंद्रनाथ ठाकुर की फेमस कविता, तो उसकी फेमस की जो आपकी कविता थी वो गीतांजलि थी। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य माना जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या ऑप्शन डी अपना बिहार। तो आप सबको पता होगा गिद्धा जो है वो पंजाब राज्य की नृत्य शैली मानी जाती है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, पंजाब। बीजक नामक पाठ किसकी रचनाओं का संकलन माना जाता है? ऑप्शन है दादू दयाल, ऑप्शन बी है गुरु नानक, ऑप्शन सी है कबीर या ऑप्शन डी आपका रामानुज। याद रखिएगा, बीजक कबीर दास की मुख्य प्रारंभिक कृति मानी जाती है। इस कृति को कबीर पंथ की पवित्र पुस्तक मानी भी जाती है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी भी है। आप सबको पता होगा गिर के जंगल डैश में देखने को मिलता है। आपको बताना है कि गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है। केरल में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी आपका कर्नाटक। तो जो आपका गिर है आपको देखने को मिलता है गुजरात में, जो आपके टोटल 1424 वर्ग किलोमीटर में आपको फैला हुआ है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने करी थी? ऑप्शन आपको बताना है कि इकोलॉजी शब्द की रचना किसने करी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल नामक द्वारा इकोलॉजी शब्द की रचना की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब की गई थी ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 1866 में आपके इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था पहली बार। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर को डैश भी कहा जाता है। आपको बताना है कि कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड द डैश ऑफ कंप्यूटर। हार्ट, नेवर सेंटर ऑफ ब्रेन या ऑप्शन सी किडनी या ऑप्शन डी आपका ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो आपका सीपीयू होता है वो आपको कंट्रोल जो यूनिट होता है उसको नेवर सेंटर और ब्रेन कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए स्टैंड फॉर, आपको बताना है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। आप सबको पता होगा जो आपका डीएनए का फुल फॉर्म होता है वो आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा,
डी अस्क्राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। जीओ के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि जीओ को क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, टेक्सोनॉमी कहा जाता है जीओ के वर्गीकरण के बारे में। अगर आप अध्ययन करोगे तो उसे टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है निम्नलिखित में क्या एक अधातु है? आपको पहचान करना है कि इस चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके अधातु है, मतलब आपको नॉन मेटल आपको चूज करना है इस चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, जो आपका नाइट्रोजन है आपका एक नॉन मेटल है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास अपने ग्रुप्स में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अगर आप चाहते हो इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम तक कराया जाए तो। क्वेश्चन 12 कह रहा है आवेग किस तुल्य होता है? आपको बताना है कि व्हाट इज द इम्पल्स इक्वल टू, आपको पहचान करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन आपके इम्पल्स का इक्वल माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पार्सेक डैश के मापन की एक इकाई मानी जाती है। पार्सेक का आपको यूनिट बताना है। ऑप्शन है डेंसिटी, वॉल्यूम, मास या ऑप्शन डी आपका लेंथ। तो जो आपका पार्सेक होता है एक खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। एक पार्सेक लगभग 3 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, लेंथ। निम्नलिखित में कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? आपको बताना है कि सरकार द्वारा जो आपके राज्य सरकार होते हैं कौन सा ऐसा जो टैक्स है जो आपके सरकार द्वारा सिर्फ लगाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सिर्फ लगाया जाता है। बाकी जितने सारे टैक्स होते हैं वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। बाकी सिर्फ जो है आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ एंटरटेनमेंट टैक्स आता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके स्टेट चाहे तो आपका एंटरटेनमेंट टैक्स से जो है आपके मूवी देखने का टैक्स जो है वो आपके सरकार जो है राज्य सरकार उसे हटा सकती है। देश के सभी निवासियों की आय को क्या कहा जाता है? काफ़ी इजी सवाल है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एक देश की सभी सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष की अवधि में अर्जित कुल आय। मतलब अगर आप राष्ट्रीय आय इक्वल टू होता है उपभोग प्लस निवेश, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, टोटल इनकम। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि कौन सा देश चावल और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। तो याद रखिएगा आपका चीन राइट आंसर हो जाएगा। चावल की बात की जाए, गेहूं की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो आपका उत्पादक देश है वो आपका चाइना है। सेकंड नंबर पे अपना भारत आता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? ये भी सवाल हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, जावा खाई जो है सबसे ज़्यादा गहरी खाई मानी जाती है आपकी हिंद महासागर की। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। घास के खुले मैदान वेल्स कहाँ पर पाए जाते हैं? ये सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि घास के खुले मैदान वेल्स में कहाँ पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, एशिया में, या ऑप्शन डी आपका अपना अमेरिका। याद रखिएगा वेल्ट दक्षिण अफ्रीका के खुले क्षेत्र को कहते हैं जो काफ़ी हद तक घास और छोटी झाड़ियों से ढके हुए मैदानी क्षेत्र माने जाते हैं। वेल्ट विशेषकर आपके जिम्बाब्वे, निम्बिया, दक्षिण अफ्रीका के कई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, अफ्रीका। क्वेश्चन 19 कह रहा है घास के खुले मैदान वेल्ट्स कहाँ पर पाए जाते हैं? इस सवाल हमने बता रखा है अफ्रीका में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है निम्नलिखित में किस देश से होकर मंकर रेखा गुजरती है? पिछले क्लास में हमने विषुवत रेखा बताया था, और इस वीडियो में आपको बताना है कि मकर रेखा किस देश से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चिली, या ऑप्शन डी आपका ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा मकर रेखा बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है,
जैसे आपका ब्राज़ील, चिली, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे राज्य जो आपके देश हैं, सारे से गुजरती है आपकी मकर रेखा। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है यूनिवर्स के स्टडी को। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? ऑप्शन है 2, 6, 4 या ऑप्शन डी आपका 5। तो याद रखिएगा, चतुवर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत त्रिवेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त द्वारा माना जाता है, जिसे आप 4 भागों में विभाजित किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से है। आपको बताना है कि त्रायण की युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान को डैश द्वारा हाथों द्वारा हार मिली थी। किसके द्वारा हार मिली थी आपको बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा, गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। 1173 ईस्वी में साबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरोध किया था। तराई का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों 1673 में भारत में डैश अपने ठिकाने बनाए थे। फ्रांसीसी जो व्यापारी थे सबसे पहले 1673 में किस राज्य में अपना स्थापना बनाया था, किस कंपनी ने अपना ठिकाना बताया, आपको बताना है। गोवा, पंडिचेरी, मुंबई या ऑप्शन डी आपका कलकत्ता। तो आप लोग याद रखिएगा, 1673 ईस्वी में फ्रांस कंपनी ने, उसके निदेशक हुआ करते थे आपके फ्रोकाइंस मार्टिन, और जिन्होंने आपका छोटा सा जो है अपना स्थापना बनाया था ठिकाना पंडिचेरी में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है, निम्नलिखित में किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इस सवाल पूछा जाता है और बहुत बच्चे इसमें गलती भी करते हैं। तो याद रखिए, गुजरात प्रांत के बारदोली सत्याग्रह वर्ष 1928 में सरकार द्वारा बढ़ाए गए 22% टैक्स के विरोध में चलाया गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, बारदोली सत्याग्रह में आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी है। आपको बताना है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो आपको पता होगा, 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के कार्य को समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। वही बात की जाए, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था, जिसका चौतरफा विरोध आपके हर जगह हड़ताल देखने को मिली थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, 1928। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री थे? वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जब इंडिया आजाद हुआ उसके पहले कानून मंत्री कौन बने, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था प्रथम कानून मंत्री आपके भारत आजाद होने के बाद। हाल ही में हटाए गए अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? काफी इजी सवाल है, बच्चों को पता होगा। जो आपका 370 से संबंध है आपके जम्मू और कश्मीर से है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 4, 8, 12 या ऑप्शन डी आपका 16। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या आपके 250 हो सकती है। वही बात की जाए, वर्तमान समय में इसकी संख्या 245 है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, 12 जो आपके राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 512, 542, 552 या ऑप्शन डी आपका 532। तो लोकसभा में राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम 530 सदस्य तथा संघ शासित प्रदेशों में अधिकतम 20 सदस्य चुने जा सकते हैं। टोटल अधिकतम संख्या आपकी 552 हो सकती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी इजी है। आपको बताना है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम जो उम्र है कितनी है।
तो बच्चों बच्चों को पता है कि भारत में मतदान की न्यूनतम जो उम्र है वो आपकी 18 वर्ष है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि 18 वर्ष कब किया गया था। तो याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 द्वारा अनुच्छेद आर्टिकल 326 में संशोधन कर इसे मतदान की न्यूनतम आयु जो है 21 से 18 कर दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि जनवरी 2023 में उत्कर्ष 2.0 लॉन्च की गई, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपके बैंक से है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। जनवरी 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने मध्यम अवधि कार्यनीति रूपरेखा उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया। इसे वर्ष 2023-25 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल आज के प्रैक्टिस सेट में मैंने 31 क्वेश्चन कराए। आपको बताना है कि आउट ऑफ 31 आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है। और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो सारे वीडियो को देख कर जाना। आपके इस प्रैक्टिस सेट से आपको 3 से 5 सवाल ज़रूर देखने को मिलेंगे, ये मेरा दावा है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्त, अपने ग्रुप्स में। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।